वेलकम स्टूडेंट। आज की जो टॉपिक है वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जो असाइनमेंट इस चैप्टर से जरूर आएगा अक्टूबर माह के असाइनमेंट से, है ना। तो इसको समझने के लिए आप देखें, थोड़ा सा और जानकारी दे रहा हूँ कि कई जने क्या बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में जाते हैं तो अलग अलग क्लासेस और विषय होते हैं तो दिक्कत होती है। इसलिए बताता हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम है, ठीक है, आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए। वहाँ पर बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि 12वीं बायोलॉजी का चैनल है। केवल आप सर्च करिए 12th बायोलॉजी क्लासेस विद बलराम साहू करके, और यहाँ से आपको चैनल मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 11वीं के लिए ऐसे ही करेंगे, 11th बायोलॉजी क्लासेस विद ऐसा करके, ठीक है, पूरा नाम के साथ। तो इसका क्लासेस को भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर 9वीं का चाहिए तो 9वीं का भी बना हुआ है ना, 10वीं का भी बना हुआ है ना। तो वो सब क्लासेस क्या करेंगे कि अपने हिसाब से एक एक जो चैनल्स उसको उसमें मैं अलग से नहीं जोड़ूंगा। आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, आप अपने आप जुड़ जाओगे, है ना। तो 9वीं 10वीं का भी चैनल बना है। उसी तरह बीएससी फर्स्ट ईयर, ओनली फर्स्ट ईयर का, ठीक है, बीएससी ओनली फर्स्ट ईयर का बॉटनी और जूलॉजी का चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि ए टू जेड, पहला अध्याय से दूसरा अध्याय से होते होते जाएगा क्वेश्चन है वो, है ना। और यूट्यूब में क्या होता है कि प्ले लिस्ट हम देखते हैं तो अलग अलग जगह का होता है, और उसमें जाएंगे तो आपको केवल 12वीं क्लास का ही मिलेगा, 11वीं में 11वीं क्लास का ही मिलेगा। तो जैसे कि बायोलॉजी, ओके, वहाँ जब 11वीं क्लास केमिस्ट्री में जाना है तो 12th केमिस्ट्री क्लासेस विथ ऐसा करके सर्च करना है, ठीक है। वहाँ से आप क्या मिलेगा आपको, उसका टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन करना है, फिर आप लाइन से मिलेगा आपको सब वीडियो। तो आज की जो टॉपिक है वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही दिमाग खपत करने वाला टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की जो टॉपिक है। तो सबसे पहले छोटी छोटी बात आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले बात आपके पास पॉइंट आता है, परमाणु संख्या क्या है ना। ये परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, और परमाणु द्रव्यमान, इसको भार कहते हैं, एटॉमिक वेट, है ना। लेकिन भार और द्रव्यमान में बहुत फर्क है, ये तो आप जानते ही है ना, बट यहाँ पर कुछ बताया जाएगा, आप ध्यान सुनिएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ परमाणु संख्या से। परमाणु संख्या क्या है, चलिए। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित है, अच्छा, किसी तत्व के लिख दे सकते हो आप लोग, क्योंकि तत्व में परमाणु होता है। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। चलिए, तो मैं कोई भी तत्व लेता हूँ, सोडियम। सोडियम ये है ना, इसके कक्षा है ये, आप तो जानते हैं, 9वीं में पढ़ चुके होंगे कि कक्षक, एल कक्षक, एम और एन कक्षक, और बीच में होता है नाभिक, है ना। तो ये सभी कक्षक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं। आगे जाओगे और क्लियर होते जाएगा कि कक्षक के अंदर और क्या होता है, उपकोष होता है, कोष के अंदर उपकोष होता है, ठीक है। कक्षा को हम लोग कोष भी कहते हैं। हाँ, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, ये जो नाभिक है, ये तत्व सोडियम ले लिया मैंने। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, इस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु, मतलब इसके नाभिक में कितना प्रोटॉन है वही उसकी क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या कहलाएगी। जैसे कि सोडियम, सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। इससे ये पता चलता है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग नहीं, कंप्लीटली प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होती है। न्यूट्रॉन की संख्या बदलती रहती है ना। चलिए, ये हो गया परमाणु संख्या। दूसरे चलते हैं हम लोग परमाणु द्रव्यमान में। तो परमाणु द्रव्यमान क्या क्या है, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, वही बात है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का योग उनका परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु भार। चलिए, आपको इसको एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। जैसे कि सोडियम का परमाणु भार है 23, है ना। तो इसका मतलब यह है कि सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या 11 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम आ जाए यहाँ पर देखते तो 11 है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आपको बता दो कि इसका परमाणु संख्या 23 है, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही क्या कहलाता है, इसका परमाणु द्रव्यमान अर्थात भार कहलाता है ना। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है, ओके।
न्यूट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो 23 परमाणु संख्या, सॉरी परमाणु भार है इसका, तो 23 में से हम लोग 11 घटा देते हैं, ठीक, तो 12 है ना। तो 12 इसकी किसकी संख्या निकल गई, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल गई, है ना। तो ये क्लियर हो गया कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन संख्या 12, इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है, इसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है, या कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, या तो परमाणु भार कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई आपको कि परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, क्लियर हो गई। आगे हम लोग चलते हैं डाबे-रायनर के त्रिक नियम में। चलिए तो हम लोग चलते हैं डाबे-रायनर का त्रिक नियम, है ना। क्या है, कुछ टॉपिक्स को मैं लिखता हूँ, कुछ टॉपिक कहीं बाहर से लिखते हैं, है ना। तो डाबे-रायनर का त्रिक नियम क्या है, पहले मैं एक परिभाषा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद उसको समझाता हूँ मैं, है ना। यदि समान गुणधर्म वाले तत्व, 3 तत्वों की जरूरत हमको नहीं होती है, यदि हम लोग डायरेक्टली 3 तत्व ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि समान गुणधर्म वाले 3 तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को, 3 तत्व भले ही दे दिया गया है, लेकिन आप लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि यदि समान गुणधर्म वाले 3 तत्व, कोई भी 3 तत्व ले सकते हैं ना इधर, इसने क्या क्या लिया उसके बारे में बता सकते हैं हम लोग। तो मैंने क्या लिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसने लिया है ना, डायबे-रायनर है, ठीक है। यदि समान गुणधर्म वाले 3 तत्व को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा जाए, ठीक है। इसमें आप लोग 3 तत्वों में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डाल सकते हैं, है ना। यदि समान गुणधर्म वाले 3 तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा जाए, अब देखिए इसको कैसे समझना है उसको, है ना। तो बीच के तत्व का परमाणु भार, बीच के तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है या मध्यमान होता है। अब देखिए क्लियर करते इस बात को, है ना। चलिए तो मैंने परिभाषा में क्या बताया उसको ध्यान सुनना, है ना। मैंने ये बताया कि जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्व, 3 तत्व ले लेता हूँ मैं, लिथियम ले लेता हूँ और एक सोडियम है जो दिया गया है पुस्तक में, है ना, डाबे-रायनर ने दिया है ना। तो सबसे पहले क्या है कि जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्व, समान गुणधर्म वाले 3 तत्व, ये लिथियम ले लिया मैंने, सोडियम ले लिया मैंने, पोटेशियम, ओके, इसका परमाणु संख्या कितना है 3, इसका कितना है 11 और इसका कितना है भाई 19 होता है, ठीक है। परमाणु संख्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान निकालें तो इसका होता है 6.9, एक चीज 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सोडियम का होता है 23, कितना होता है 23, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और पोटेशियम का 40 होता है, लेकिन हम लोग लगभग फिक्स रहेगा 39.1। चलिए अब मैं इसको बता देता हूँ कि क्या बोला गया कि जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्व, समझ रहे हैं ध्यान से ना, जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, देखिए 6 है वो सबसे छोटा है, 23 उससे बड़ा है और 39 उससे और बड़ा है, मतलब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा जाए, तो बीच के तत्व का परमाणु भार, बीच के तत्व का परमाणु भार कितना है 23, बीच के तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है या मध्यमान होता है। अब देखिए कैसे औसत निकालते हैं कि 6.9 है ना, और इसका है 39.1, ये 10 हो गया, एक यहाँ चला गया, है ना, और ये हो गया 9 1 10 16, ये यहाँ से गया, ये हो गया 46, ठीक है, 46 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 46 को अगर हम लोग 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं, औसत निकालते हैं ना जी दोनों का, ये दोनों का, तो ये हो जाएगा 23। तो यही बोला गया है, 23 आया कि नहीं आया, बस समझाने की गारंटी अपनी, ठीक है। क्लियर हो गया ना डायबे-रायनर का त्रिक नियम कि जब समान गुणधर्म वाले 3 तत्व को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा जाए, तो बीच के तत्व का परमाणु भार, बीच के तत्व का परमाणु भार है वहाँ अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है, अन्य 2 परमाणु भार का क्या होता है औसत होता है या उसका मध्यमान होता है, ठीक है। ये हो गया डाबे-रायनर के त्रिक नियम। दूसरा चले, आ गया था डायबे-रायनर की सीमाएं, तो सीमाएं की जरूरत नहीं है, इसमें नाम में ये लिखना है कि डायबे-रायनर के जो त्रिक नियम दिए थे, है ना, वो किस तत्व पर ही लागू होता है, हर तत्व पर लागू नहीं होता है, ठीक है। ये डायबे-रायनर के इसको लिखेगा मत, है ना। चलिए तो दूसरा हम लोग चलते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, है ना। अष्टक सिद्धांत, तो उसके लिए बताता हूँ आपको कि इसमें आपको लगभग 8 तत्व के बारे में लेते हैं हम लोग, है ना।
क्या क्या उसको देखना अच्छा समझ आएगा आपको कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उसमें भी हम लोग किए थे, है ना। जैसे कि लिथियम 1 बेरिलियम 2 सॉरी हाइड्रोजन 1 लिथियम बेरिलियम जो भी है ना, और बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखें कि तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे तत्व इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ये जो परमाणु भार उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे तत्व इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उसके गुण धर्मों की पुनरावृत्ति होती है। हर कक्षाओं में अलग अलग तरीका से बताया जाता है, लेकिन सब में एक ही लाइन में जाना है, मतलब एक ही मंजिल में जाना है। तरीका अलग अलग हो सकता है ना। कि तत्वों को, चलिए, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 कार्बन सॉरी ये 4 कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, यहाँ पर हीलियम नहीं है अभी, ठीक है, हीलियम के बारे में बात नहीं कर रहे, है ना। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो भाई ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है ना, वो मोसले के नियम के पहले का नियम है, इसीलिए यहाँ पर मैं हीलियम के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की, लिथियम की, बेरिलियम है, बोरान कार्बन। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो वो मोसले के आधार पर बात है ना। लेकिन अभी हम लोग केवल ये जो तत्व लिए उसको बारे में देखिए, पहला नंबर का, दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर का, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और ये आठवां। कितना नंबर का है? आठवां, ठीक है। अगर लिथियम को हम लोग पहला लेते हैं तो पहला लिथियम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां नंबर में सोडियम आएगा। ठीक, मैं ये क्यों कर रहा हूँ आगे समझ आ जाएगा आपको, है ना। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर हीलियम है, हीलियम भाई मोसले में है ना, यहाँ पर आप न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ रहे हैं ना। तो तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। चलिए, इसमें व्यवस्थित कर दिया हम लोग, ठीक है, बढ़ते क्रम में, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 था, यहाँ पर इसका 2 था, है ना। एक्चुअली में यहाँ पर 3 होता है, आप तो जानते हैं ना। चल लिथियम से शुरू कर देते हैं, मान लो जाए लिथियम का 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10 मान लो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, है ना। तो इसका मान लिया 2 मानते हैं, तो अगर रियल तरीके से जाएंगे तो रियल में क्या मानेंगे? 3, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाते जाएगा। फ्लोरीन के बाद यहाँ पर नियान और आता है जो आधुनिक में, लेकिन यहाँ पर सोडियम बस है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैंने जो तत्व ली है उसी के ऊपर अध्ययन करना है। आप बोलोगे फ्लोरीन के बाद यहाँ पर आप ये नियान क्यों नहीं लिखे हैं करके, है ना। तो वो मोसले के नियम के अनुसार है, ठीक है। हमने जो जो तत्व लिया है उसको देख लीजिए अच्छे से, है ना। 8 तत्व के बारे में याद करते हैं। ये पहला लीजिए, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक। अब आपको बता देता हूँ कि तत्व को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इसका परमाणु भार कम है, इसका ज़्यादा है, फिर इसका ज़्यादा है, फिर इसका ज़्यादा है, इसका होते होते जाएगा। रियल वाला बता देता हूँ, मान लीजिए आपको मोसले के आधार पर, तो बता देता हूँ इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16 होता है, इसका 14 होता है और ये 12 होता है, ठीक है। ये 6 और ये 10, ठीक है, और ये 9, ऐसे 8 दशमलव लगभग होता है ना। लिथियम का 7 होता है, 6.9 के लगभग, तो उसको 7 लिख देते हैं, ये होता है ना। तो एक्चुअली में इसका जो परमाणु भार है वो कम होता है, इसे इधर की ओर क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है ना। तो आपको ये बता देता हूँ आपको कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं, है ना। अब क्या होता है उसको बताता हूँ कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो वे तत्व इस प्रकार क्रमबद्ध होते हैं, ये तत्व इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उसके गुण धर्म की पुनरावृत्ति होती है। गुण धर्म की क्या होती है? पुनरावृत्ति। मतलब जो पहले नंबर का जो तत्व है उसका जो गुण है वो 8वें नंबर के जो तत्व है उसके गुण धर्म की तरह ही रहेगा। बात समझ आ रही है आपको? अर्थात 8वें तत्व के गुणधर्म है पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। अब कैसे होते हैं भाई, इसी को समझना है आपको, है ना।
चलो मैं बताता हूँ। लिथियम से लेता हूँ मैं, है ना। लिथियम को पहला मानता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हम लोग सोडियम में जाते हैं। किस में जाते हैं? सोडियम में। तो लिथियम का जो संयोजकता निकालते हैं हम लोग मोस्टली के अनुसार, तो इसकी संयोजकता निकलती है 1, है ना। कितनी निकलती है? 1। चलिए इसको मैं एकदम क्लियर कर लेता हूँ। ये लिथियम और दूसरा हम लोग लेते हैं सोडियम। सोडियम 8वें नंबर में, पहले नंबर में ये था और 8वें नंबर में ये था, ठीक। तो इसका मोस्टली के अनुसार इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है और इसका है 11, ठीक है नहीं जी। अब मैं इन दोनों का क्या निकालता हूँ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी नियम के अनुसार, ठीक है। 2 और 1, ऐसे जानते हैं ना, 2 8 18 32 ऐसे निकलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। तो इसको निकालता हूँ 3 का, तो 2 और 1 लिख लेगा। और मैं सोडियम का निकालता हूँ, कितना है? 11। तो क्या निकालूंगा? 2 8 8 2 10 और 1 11। इसके बाह्यतम कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 1। मतलब इसके गुणधर्म क्या है? समान है, ठीक है। क्या है? समान है। तो बात आपको क्लियर हो गई कि जो लिथियम है उसका गुणधर्म और सोडियम का गुणधर्म बराबर है कि नहीं? समान है कि नहीं? अगर हम लोग बेरिलियम को लेते हैं तो ये मैग्नीस इधर से करेंगे। हाइड्रोजन को लेते हैं तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन के सामने, तो इसका जो गुणधर्म है वो समान रहेगा। लिथियम इसका इसका, ठीक है। ऐसे क्लियर हो रही बात मेरी? तो देखिए कि तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे तत्व इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उसके गुणधर्मों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात 8वें तत्व की गुणधर्म, ठीक है, पहले तत्व की गुणधर्म के समान होती है। समझ गए होंगे आप। नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं, आगे वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। चलिए आगे आता है लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, ठीक है। ये वक्र को मैं भी नॉर्मल बताता हूँ, जब आप उच्च क्लास में चलेंगे तो बहुत ही सटीक तरीके से बताया जाएगा, है ना, ग्राफ के माध्यम से बताया जाएगा। तो अभी केवल परिभाषा समझिए कि लोथर मेयर का आधार परमाणु भार है, ठीक है। मतलब ये जितने भी वैज्ञानिक हैं जो ताम झाम कर रहे हैं ना, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? जितने भी तत्व है उसको एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, एक निश्चित आवर्त सारणी बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। कैसे हम लोग किसी तत्व को एक तरह से निश्चित तरीके से क्या कर सकें? व्यवस्थित कर सकें। चलिए, तो लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, तो सब जन किसके आधार पर कर रहे हैं? सब जन एक आधार पर कर रहे हैं, परमाणु भार के आधार पर कर रहे हैं, है ना। परमाणु भार के आधार पर ही कर रहे हैं सब जन, है ना। क्योंकि उस टाइम परमाणु संख्या है उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही थी, परमाणु भार सबको ज्ञात था, है ना। तो लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, तो लोथर मेयर का आधार परमाणु भार, इसने भी परमाणु भार को अपना आधार माना, ठीक है। और जिसने परमाणु भार को अपना आधार माना वो जो फ्लॉप होते गया, ठीक है। तो लोथर मेयर का आधार परमाणु भार है। इसके अनुसार समान गुणों वाले तत्व वक्र में समान स्थानों पर स्थित होते हैं। मतलब जिसका जो गुण है वो समान होता है वो वक्र में समान स्थान पर ही होते हैं। मतलब मान जाए, ये छोटा सा वक्र ऐसे बना देता हूँ, मान जाए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयतन है, ठीक है, यहाँ पर ये सोडियम लिख देते हैं, यहाँ पर पोटेशियम लिख देते हैं, मान लो जाए, है ना, मान लो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर जो सोडियम है उसका जो समान गुण है, ठीक है, और ये पोटेशियम इसका मान समान गुण है, दोनों का समान गुण है, तो उसका स्थान एक ही जगह रहेगा, ठीक। अब हमारा मेन उसका परिभाषा ये है, क्या है कि तत्वों के परमाणु आयतन, ठीक है। लोथर मेयर के परमाणु आयतन वक्र के अनुसार तत्वों के परमाणु आयतन है वह उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसको आवर्त फलन भी कहते हैं, ठीक है। आवर्ती फलन होते हैं लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, ठीक है। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई कि तत्वों के परमाणु आयतन है वह उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर हो गई? यह है लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। क्लियर? चलिए, तो मैं बता रहा हूँ आवर्ती फलन क्या है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा आवर्ती फलन, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आवर्ती फलन का मतलब ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आवर्ती फलन क्या है? देखें कि उस फलनों को आवर्ती फलन कहते हैं जिसका मान एक निश्चित या नियत अंतराल के बाद समान हो। चलिए, तो मान जाए हमारे पास एक तत्व है सोडियम, एक लिथियम है, लिथियम, एक सोडियम है। चलिए, इसका परमाणु संख्या 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां नंबर में आता है सोडियम। कौन आता है? सोडियम। चलिए ठीक, ये तो क्लियर हो गया। मैं अभी आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर बता रहा हूँ इसको, ठीक है। वैसे तो मेंडलीफ उसके आधार पर या प्रिक नियम के आधार पर यहाँ पर ये 11 नंबर में नहीं जाता है ना। चलिए, तो ये आधुनिक आवर्त के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ये लिथियम तीसरा में, चौथा बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
ये सोडियम 11। ठीक, तो आवर्ती फलन का मतलब ये होता है कि उस फलन को आवर्ती फलन कहते हैं जिसका मान एक नियत अंतराल के बाद समान हो। या अब तत्व के बारे में बात करेंगे तो उस तत्व का, किसी तत्व का आवर्ती फलन किसे कहते हैं, तो उस तत्व का आवर्ती फलन उसको कहते हैं जिसका मान एक नियत अंतराल के बाद समान हो इसका मान। जैसे कि लिथियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान निकालेंगे 2 और 1, जो कि 3 है ना, परमाणु संख्या 2 और 1 है ना। जैसे 8 का निकालते हैं, क्या निकालते हैं 2 6 6 2 8। ठीक है, नियम जी बोरबर्ग नाम से 2 8 18 32 हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे तो इनकी संयोजकता कितनी निकलेगी 1, बढ़िया। इनकी संयोजकता 2 निकलेगी, इसकी 3, ऐसे होते होते जाएगा। और इसमें कई जाने क्या होता है कि संयोजकता कम भी होती जाती है, जैसे कि ये 9वां नंबर जैसे इससे -1 -2 ऐसे होते होते जाता है। तो वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आवर्ती फलन। तो लिथियम का 1 निकला, अब उसी तरह से सोडियम का निकालें तो 11 है। 11 का क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 1, 8 2 से 11 जी। तो इसका भी कितना निकला 1, इसका भी क्या था 1। तो एक निश्चित अंतराल के बाद उसके गुणों में क्या रही है, समानता रही है। मतलब ये गुणों की समानता रही है, एक इसका भी संयोजकता, मतलब इसके रासायनिक गुणधर्म क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ओके, तो इसके जो फलन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्ती फलन। ठीक है, आवर्ती फलन फलनों को, उन फलनों का आवर्ती फलन कहें जिसका मान एक निश्चित अंतराल के बाद समान हो। निश्चित अंतराल के बाद जैसे कि 4 5 6 7 ऐसे निश्चित, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन जो भी है। ठीक है, इन सब के बाद फिर आ रहा है सोडियम, तो इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म समान हो रहा है ना एक निश्चित अंतराल के बाद, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आवर्ती फलन कहलाएगा। क्लियर। चलिए, अब सबने अपना अपना दिमाग लगाया। डाबे राइनर ने त्रिक नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, और लोथर मेयर ने क्या किया कि परमाणु आयतन वक्र दिया। अब सबसे टॉप में आ गया मेंडल और मेंडलिफ वाले में कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग। मेंडल का नियम लिखो बोलेंगे तो वो अलग है, वो 15 अध्याय में पढ़ते हैं, और मेंडलिफ का वर्गीकरण करेंगे वो अलग है। ठीक है, चलिए, तो जो न्यूलैंड है, डाबरन है, उसने सबको, जो तत्व को व्यवस्थित करने के लिए किसको आधार माना, सब जने ने किसको आधार माना, परमाणु भार को आधार माना, परमाणु द्रव्यमान को आधार माना। लेकिन आगे वैज्ञानिक बढ़ते गए और परमाणु भार की जगह परमाणु संख्या लेते गए, ऐसे ऐसे कुछ लेते गए। ठीक है, तो सब ने अपना अपना तरीका अपनाया, तो किसने परमाणु भार लिया, किसने परमाणु संख्या को लिया। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मेंडलीफ के बारे में चलते हैं। तो समान गुणधर्म तत्वों का समूह बनाने पर तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ओके, समान गुणधर्म वाले तत्वों का समूह बना, समान गुणधर्म जैसे कि सोडियम है और लिथियम है, इसका समान गुणधर्म होते हैं। ठीक है, मान जाए तो समान गुणधर्म वाले तत्व है उसका समूह बनाने पर तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे कि लिथियम है उसका है 7 और सोडियम का है 23, तो 7 और 23, 7 के बाद 23, छोटे के बाद बड़े आगे ना। तो समान गुणधर्म वाले तत्वों का समूह बनाने पर तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। जिसमें समान गुणधर्म वाले एक तत्व के नीचे एक आते थे, एक के बाद एक ही आते थे, इसको मैं बता चुका हूँ पहले त्रिकोणीय में। ठीक है, चलिए, अब हम लोग चलते हैं इसका मेन पॉइंट में। मेंडलीफ के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, तो किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तत्व के परमाणु भार के, तत्व के किसके, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, उसके भौतिक एवं कौन से गुण, रासायनिक गुण हैं, उस तत्व के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब मैंने समझा रखी है ऊपर वीडियो में। ठीक है, आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीफ का क्या है, वर्गीकरण है। ठीक, चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आवर्त सारणी में आवर्त क्या है। तो आप लोग आवर्त सारणी देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे डब्बा होता है, और इसके ऐसे इधर से तत्व भी होते हैं और ऊपर से भी तत्व होते हैं। ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के जो क्षैतिज ऐसे ऐसे इधर से जाता है। ठीक है, मैं आवर्त सारणी दिखा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो उस आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। और आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी संख्या 7 है, याद रखना। ठीक है, और आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ, सीधा वाला जी स्तंभ है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, समूह या वर्ग कहते हैं, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में ना जो त्रिक नियम है और डायबेट उस समय की बात नहीं है, ये अभी जो वर्तमान है उसके बारे में बात करेंगे। आवर्त क्या है, इस क्वेश्चन बन सकता है आपका, वर्ग क्या है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आवर्त सारणी में आप लोग देखना, ऐसे ऊपर से नीचे रहेगा, 18 खंड रहेंगे ऐसे। तो जो 18 खंड क्या है, वर्ग है या समूह बोलते हैं उस चीज़ को।
और ऐसे जाएंगे हम लोग तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, सातवां ऐसे 36 पंक्तियाँ होंगी, उस पंक्तियों को बोलेंगे हम लोग आवर्त। ठीक, चलिए तो हम लोग चल रहे हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। भैया ये मेंडलीफ ने क्या क्या उपलब्धि करी, तो उसको पढ़ते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग हैं। चलिए तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ आप केवल पॉइंट बस को लिख सकते हैं, डिटेल तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन डिटेल की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तत्वों के अध्ययन में सहायक, तत्वों के अध्ययन में क्या है, सहायक। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनाई गई थी ना, किस पर आधारित था, परमाणु भार पर आधारित था, और परिभाषा मैंने दे रखी है। तो तत्वों के अध्ययन में सहायक ऐसा बस लिख देंगे तो भी चलेगा, है ना। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार प्रत्येक आवर्त के तत्वों के गुणधर्म में क्रमबद्ध परिवर्तन दिखाई देता है, ये तो हम लोग जानते हैं, तथा प्रत्येक वर्ग के तत्वों के गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित होता है। अतः कोई भी एक तत्व के गुणधर्म की जानकारी हो जाने पर अन्य तत्वों के गुणधर्मों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब तत्वों के अध्ययन में सहायक, मतलब जैसे कि सोडियम, लिथियम के बारे में हम लोग अगर जान लेते हैं तो हम लोग सोडियम के बारे में भी जान रख सकते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता है, इनकी जो संयोजकता है उनके बराबर होती है, लगभग मिलती जुलती है कि नहीं। ठीक है, तो लिथियम का अगर ज्ञान हो गया तो सोडियम का भी ज्ञान हो गया। तो तत्व का अध्ययन, सोडियम लिथियम का अगर ज्ञान हो गया तो सोडियम का अचानक आप अपने हिसाब से अध्ययन कर सकते हैं। तो तत्वों के अध्ययन में सहायक, मेंडलीफ के सारणी की क्या है, उपलब्धियां हैं। दूसरा, नए तत्व की खोज में सहायक। अब नए तत्व की खोज में सहायक कैसे हुआ कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ ऐसे स्थान रिक्त छोड़ दिए थे, जो कि उन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय उन्होंने ऐसे तत्व के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। मतलब क्या हाल था कि कुछ आवर्त सारणी में उन्होंने क्या कर दिया कि बहुत सारे जगह छोड़ दिए थे, इस जगह हम लोग किसी की चीज़ को डालते हैं करके, क्यों, क्योंकि उसको पता था कि आगे कोई ना कोई तत्व क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, नए तत्व प्राप्त होंगे, है ना। बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम थे, मतलब बाद में इसको अटैच किया गया। तो नए तत्व की खोज में क्या हुआ, सहायक हुआ, कौन सा नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो। ठीक है, तीसरा नंबर का पॉइंट आता है संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। ये मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धियां हैं। बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया है। अच्छा, बेरिलियम का, ठीक है ना, उसे त्रिसंयोजन त्रिक संयोजन न मानकर द्विसंयोजक माना गया तथा उसका स्थान लिथियम तथा बोरान के बीच रखा गया। किसको, बेरिलियम को किसके बीच रखा गया, द्विसंयोजक माना गया तथा उसको स्थान लिथियम तथा बोरान के बीच रखा गया। जो लिथियम है, ठीक है, और ये बोरान है, ठीक है, ये लिथियम और क्या है, बोरान। तो बेरिलियम को सबसे पहले ज्ञात नहीं था एक्चुअली में। ठीक है, तब क्या होता है कि बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया, है ना। उनकी संयोजकता कितनी है, मान जाए इनकी संयोजकता एक है, बोरान का कितना है, मान लो जाए हमारे पास दो है, तीन है, बोरान की संयोजकता मान जाए तीन है, 3 इलेक्ट्रॉन मान जाए देता है। ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले को बीच में रखना पड़ेगा क्या। ठीक, तो इसी तरह से बेरिलियम को बीच में रखा गया। तो बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। उसे त्रिक संयोजक न मानकर, मतलब तीन से जो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन देता है उसको त्रिक संयोजक बोलेंगे, ठीक है, न मानकर उसके द्विक संयोजक माना गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तथा उसके स्थान लिथियम एवं बेरिलियम के बीच रखा गया, खत्म। ठीक है, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। चौथा पॉइंट आता है अक्रिय गैस को स्थान। मेंडलीफ के समय हीलियम, नियान, आर्गन, अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आवर्त सारणी में इसके लिए कोई स्थान नहीं था। जब इस गैसों की खोज हुई तब इस तत्व को नौवां स्तंभ शून्य समूह के रूप में वैज्ञानिक रेमसे द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया बोलेंगे तो अक्रिय गैस को रेमसे के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, रेमसे लिख देना आप लोग, रेमसे। ठीक है, तो अक्रिय गैस को स्थान मिल गया ना, है ना। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जब हम लोग मुख्य आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना लोग, ठीक है, तो वो जो आवर्त सारणी उसमें आवर्त सारणी उसमें ऐसे जाएंगे तो पूरा 18वां नंबर में होता है ना, वक्री गैस वहाँ पर आएगा वो। ठीक है, अभी केवल 8 स्तंभ के बारे में बात कर रहे थे ना। ठीक है, हम लोग आधुनिक में जाएंगे तो 18 मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गया सब मेंडल के आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। ठीक है, या गुण लिख सकते हैं, मेंडल के आवर्त सारणी की गुण लिख सकते हैं, या उसकी ये भी लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, महत्व भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके, चलिए अब हम चलते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं। तो सीमा भी होती है, जिस चीज़ को नहीं हो सकता उसको हम लोग उसका सीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमा। ठीक है, कि क्या नहीं हो सका उसके जो
कार्य है उसके अंतर्गत क्या नहीं हो पाया। चलिए, तो पहला है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। देखिए, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित इसलिए रखा गया क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता हम लोग +1 भी लेते हैं और हाइड्रोजन की संयोजकता हम लोग -1 भी लेते हैं, क्योंकि इस पर कोई कन्फ्यूजन रहती है सबको। तो उस समय ना हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया। किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा। इसलिए उसके दोष है, एक प्रकार से सीमा मतलब दोष बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, वही उसकी सीमाएं बन गई। तो हाइड्रोजन के स्थान निश्चित। हाइड्रोजन धातुओं अर्थात सोडियम पोटेशियम की भांति H+ बनाता है, ठीक है, तथा हाइड्रोजन हैलोजन हाइड्रोजन है वह सोडियम और पोटेशियम की तरह क्या बनाता है? H+ आयन बनाता है ना। तथा हाइड्रोजन है वह हैलोजन आयन जैसे ये क्लोरीन है ना, उसकी तरह H- भी बनाता है। अतः मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। ये उसकी दोष हो गई। ठीक, दूसरा दोष देखिए कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। भारी तत्व को हल्की तत्व से पहले रखा जाना, जैसे मैं बताता हूं आपको, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट का परमाणु भार है 59 58 जी, ठीक है, 0.9। और निकिल का है 58.7। चलिए, तो आप पढ़े होंगे कि कोबाल्ट कोबाल्ट पहले आता है ना, 27वां नंबर में, और निकिल आता है 28वां नंबर में। तो परमाणु भार है वो, जिसका परमाणु भार क्रम है वो पहले लिखना चाहिए, और परमाणु भार ज़्यादा है उसको बाद में लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये 58 किसका है भाई? इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये है आपका कोबाल्ट का, ठीक है, और ये निकिल का है, ठीक है ना। तो देखिए, पहले कौन आता है? कोबाल्ट, उसके बाद कौन आता है? निकिल। आवर्त सारणी हम देखे होंगे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अनुसार तत्वों को उसके संयोजकता के अनुसार रखा गया था, है ना, जिसके कारण कुछ भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख दिया गया, उसको संयोजकता के आधार पर रखा गया था जी, ठीक है। तो देखिए कि भारी तत्व कौन है, जैसे कि इसका है 58.9 कोबाल्ट का है, ठीक, और निकिल का कितना है? 58.7। तो पहले किसको रखना चाहिए? कम भार वाले को पहले रखना चाहिए, यहाँ पर रखना चाहिए 58.7, उसके बाद क्या आएगा? 58.9 का आना चाहिए। लेकिन आप लोग देखा होगा कोबाल्ट सबसे पहले होता है, ठीक है, उसके बाद कौन आता है? निकिल। तो ये उल्टा हो गया ना, कि अधिक अधिक भार वाले तत्व को, है ना, भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रख दिया गया है। ये भारी तत्व है ना, अरे ये हल्की तत्व है, इससे हल्की है ना, ठीक है, इसको पहले रख दिया गया है, जबकि रखना था निकिल को पहले में, उसके बाद कोबाल्टो को रखना था। तो यही थी इसकी सीमाएं, कि भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा जाना। दो सीमाएं क्लियर हो गई इसकी, ठीक है। चलिए, तो आगे आता है तीसरा नंबर का पॉइंट आता है, समस्थानिक को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना, है ना। ये क्या है? मेंडलीफ आवर्त सारणी की सीमाएं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार किसी भी तत्व का गुणधर्म समान होता है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पहले समस्थानिक बताता है कि समस्थानिक क्या है। तो किसी भी तत्व, यहाँ शुरू कर देना आप लोग, किसी भी तत्व का गुणधर्म समान होता है ना, लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है। तो गुणधर्म के ये क्या बोला जा रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार किसी भी तत्व का गुणधर्म समान हो, मान लीजिए इसको गुणधर्म समान हो, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ठीक है, परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उसे आवर्त सारणी में अलग स्थान देना चाहिए, ठीक है, यहां पर लिखना, तो उसे आवर्त सारणी में अलग स्थान देना चाहिए। परंतु मेंडलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था, ठीक है। आप यहां तक इसको मत लिखिए इसको, क्योंकि ये किसका परिभाषा है? ये समस्थानिक का परिभाषा। तत्वों के परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या तो पहले में लिख सकते हैं समस्थानिक क्या है, तो इसको शुरू में लिख देना, कैसे कि तत्वों के परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अब उसके बाद शुरू करना कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार किसी भी तत्व का गुणधर्म समान होता है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है ना, भिन्न भिन्न होता है, तो उसे आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए। परंतु मेंडलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिक को कोई स्थान नहीं था। मतलब ये कार्बन है, मान जाए क्या है? कार्बन। और एक कार्बन 12 और कार्बन 14 होता है, दो प्रकार, ठीक है। तो कार्बन 12 तो है आवर्त सारणी में, लेकिन 14 का कोई स्थान ही नहीं है, एक दूसरे के समस्थानिक है, क्योंकि इसके परमाणु संख्या 6 है, इसका परमाणु संख्या 6 है, और परमाणु द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान संख्या 12, इसका 14, तो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है ना, और परमाणु संख्या समान है। तो जिसका परमाणु संख्या समान है
ठीक है, और परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया, समस्थानिक को लगा। अब देखिए बीच बीच में आपके जो अध्याय है उसमें बीच बीच में कुछ प्रश्न आएंगे तो उसका उत्तर भी मैंने दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, या अपने बच्चे ने दिया इसको, है ना। तो यहाँ से आप इसको प्रश्न उत्तर को आप लोग स्क्रीन शॉट कर सकते हैं कि लोथर मेयर के द्वारा तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या है है ना। और मेंडेलिव आवर्त सारणी के समूह 1, 2 में पाए जाने वाले प्रथम 4 तत्वों के नाम तथा संकेत लिखिए। तो यहाँ पर 4 तत्व दिया गया है, उसका संकेत भी दिया गया है, सब आप लिख सकते हो, स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 3, मेंडल के आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़े गए थे, उसमें भरे गए तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी आप लोग इसको स्क्रीन शॉट करके ले सकते हैं, या तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। ये प्रश्न उत्तर है आपका। ये चौथा नंबर का प्रश्न उत्तर है, उन 2 तत्वों के नाम लिखिए जिनके संदिग्ध परमाणु भार में मेंडेल द्वारा सुधार किया गया था। ये भी है बेरिलियम, इंडियम, यूरेनियम। ठीक, ये प्रश्न उत्तर भी साथ है, साथ साथ चलते हैं हम लोग। ठीक है, नॉट स्फीयर बी के स्फीयर, है ना। सो वे 2 तत्व क्या क्या है उसको भी बता दिया गया है ना। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि बेरिलियम, एडियम, यूरेनियम, ये तो हो गया है ना। इसमें इसको भी बता देना है कि बेरिलियम है और परमाणु भार को संयोजन के आधार पर ठीक किया गया था। बेरिलियम को मैंने बताया था आपको, बेरिलियम के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि अक्रिय गैस को एक पृथक समूह में रखने का क्या कारण है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस को एक पृथक समूह रखने के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम स्थायी होता है। जैसे कि एक आधा होता है आर्गन का 18 होता है, 18 होता है ना। 18 क्या करेंगे, 2, 8, ठीक है, 8, 8, 8, 16, 17, 18। ठीक, तो इसका कोई शर्त नहीं बनती ना इधर। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कम क्रियाशीलता, विद्युत ऋणता, उच्च आनयन विभव, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। विद्युत ऋणता है, आनयन विभव क्या है, एक परमाणविक आकार, अंतिम कोश में कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन का ना होना, ये सब इसकी अक्रिय गैस को एक पृथक समूह में, शून्य समूह भी बोलते हैं इसको, रखे जाने के कारण है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक, बहुत ही फ्रेशिंग टॉपिक। ये आपका प्रश्न उत्तर नहीं है, टॉपिक से है। ठीक है, तो मोस्ले का आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, मोस्ले ने आधुनिक आवर्त नियम दिए थे। तो देखिए क्या दिया था उन्होंने कि मोस्ले ने परमाणु भार के स्थान पर, सब जन वैज्ञानिक ने परमाणु भार, जब परमाणु भार सबका यूज किया था। ठीक है, परमाणु भार का यूज किया था। अब एक नया वैज्ञानिक आया था, माइंटेड मोस्ले, है ना। तो मोस्ले ने क्या किया कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया कि परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या का वर्गीकरण का आधार माना। सब जने अब फैल खा गए थे, है ना, किसको, कि सभी तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए। तब मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी नियम दिया। ठीक है, तो मोस्ले ने परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण का आधार माना। अब परमाणु भार को छोड़ो भाई, किसमें चलते हैं, परमाणु संख्या। इनके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुणधर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो तत्व है उसके जो गुणधर्म है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है, नवीं में सीखे हम लोग। ठीक है, बोरबारी के हिसाब से बेसिक लेवल में भी सीखते हैं और 11वीं में भी सीखते हैं आबो के नियम के अनुसार। ठीक है, तो मोस्ले ने परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण का आधार माना। इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, है ना, तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के परमाणु संख्या से होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के परमाणु संख्या से होते हैं। एक को मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि सोडियम का ही लेता हूँ मैं 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे, 2, 8, 1, 8, 2, 10, 11। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए। तो इसका परमाणु संख्या कितना है, 11। इसी के आधार पर हम क्या निकाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं ना। ठीक, तो मोस्ले ने परमाणु संख्या की इस परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या का वर्गीकरण का आधार माना। इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के परमाणु संख्या से होते हैं, मतलब निकलते हैं। अतः आधुनिक नियम के अनुसार, ये हमारा मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट को लिखना जरूरी है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ठीक है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, बार बार लिखते हैं ना, हम लिखेंगे परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये मोस्ले का नियम है। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये मोस्ले का आधुनिक आवर्त नियम है। चलिए, मोस्ले की सीमाएं में चलते हैं, क्या क्या थी उसकी सीमाएं, पहला चलते हैं, है ना। क्या सीमाएं हैं मोस्ले की आवर्त सारणी का,
चलिए, मोस्ले की कुछ नॉर्मल सीमाएं, एक्चुअली में सबसे ज़्यादा फेमस में मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी, इसकी हम लोग सीमाएं नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तब भी से यहाँ पर देखिए कुछ सीमाएं क्योंकि आज तक क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग कभी कभी प्लस लेते हैं, कभी कभी माइनस लेते हैं। चलिए, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की तरह आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित ही है मोस्ले के आधार पर भी, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले नंबर में रखते हैं, तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन को एक होता है, क्लियर हो गई। दूसरा दूसरा सीमा ये है, चलिए दूसरी सीमा ये है कि पूर्णतः परमाणु संख्या पर निर्धारित है। परमाणु संख्या पर निर्धारित है ना, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, लिथियम का 3 है, तो उसी के आधार पर हम लोग ऐसा रखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है। तो ऐसे ऐसे होते, केवल उसके किसके आधार पर रहेगा, परमाणु संख्या के आधार पर ऐसे लाइन्स रखा गया है आधुनिक सारणी में, ठीक है। तो ये पूर्णतः परमाणु संख्या पर निर्धारित है। परमाणु भार लगभग समान होने पर भी इसके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया, है ना, परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया, मतलब उसका परमाणु भार कई जगह क्या है, कुछ ऐसे तत्व है जिसका परमाणु भार एकदम समान समान है, तब भी से उसको एक ही जगह नहीं रखा जाए। जैसे कि आपको बता देता हूँ, आर्गन, आर्गन का होता है 40, 39.9 होता है, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं 40। आर्गन का कितना लिखेंगे, 40, ठीक है। और कैल्शियम का भी होता है 40। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ कि क्या होता है कि आर्गन का 40 और कैल्शियम का 40 इसकी परमाणु भार है, लेकिन परमाणु भार के आधार पर इन दोनों को एक ही जगह रखना चाहिए क्योंकि 40-40 है ना। बट ये जो मोस्ले की सीमाएं हैं उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग जो उसने मोस्ले ने परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया है। इसका परमाणु संख्या कितना है, 18 है, इसका कितना है, 20 है, 20 में होता है 19, तो 19 को नहीं गिर रहे हैं, तो 18 के बाद 19वां में कैल्शियम को लाना चाहिए था, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी जो परमाणु भार है कितना है, 40, इसके 40, तो एक ही जगह रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा गया। क्यों, इसको परमाणु भार के आधार पर नहीं रखा गया है भाई, उसको परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। इसका परमाणु संख्या 18 है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, तो आर्गन के बाद कौन आया, पोटेशियम आया, पोटेशियम के बाद कौन आया, कैल्शियम आया, ठीक। तो ये मोस्ले की सीमाएं हैं, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो जो मोस्ले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी की हमने सीमाएं बताई, ठीक है। अब सीमाएं बताई, उसका तो गुण भी बताना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो इसके लिए दो और कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं बता देता हूँ कि लेंथेनाइट किसको बोलते हैं, एक्टिनाइट किसको बोलते हैं, है ना। तो अब आवर्त सारणी देखेंगे, ऐसे पहला समूह, उसका दूसरा समूह, उसका तीसरा समूह, ऐसे समूह आता है, 18 समूह होते हैं लगभग, ठीक है, लगभग नहीं, क्लियर, आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। तो समूह 3 में, ठीक है, समूह 3 में लैंथेनम के पश्चात, लैंथेनम आपको दिखेगा 57, 57 परमाणु संख्या लैंथेनम है। उस लैंथेनम के पश्चात जो 14 तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी के नीचे स्थित है। आप लोग देखना कि आवर्त सारणी ऐसे बना होता है, आवर्त सारणी के जस्ट नीचे एक और ऐसे सारणी बना होता है, उसी में 14 तत्व को रखा गया है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो समूह 3 में लैंथेनम के पश्चात 14 तत्व आवर्त सारणी के नीचे स्थित है, जिन्हें एक साथ लैंथेनाइड कहते हैं। आप देखना 57 के बाद 58 नहीं मिलेगा आपको आवर्त सारणी में, ठीक है, 58 नहीं मिलेगा भाई, वो 58 सबसे नीचे में मिलेगा आपको। 57 के बाद शुरू हो जाएगा वो 72 से, हाफ नियम से शुरू हो गया, HF हाफ नियम से शुरू हो जाएगा, ठीक। तो समूह 3 है, इसको समूह किसको बोलते हैं आप लोग समझ गए हैं, वर्ग किसको बोलते हैं, वर्ग समूह वही है, ठीक है। तो समूह 3 में, ठीक है, समूह 3 में जैसे कि स्कैंडियम वाला समूह देखना है ऐसे लाइन से, है ना। तो समूह 3 में लैंथेनम के पश्चात 14 तत्व आवर्त सारणी के नीचे स्थित है, जिन्हें एक साथ हम लोग लैंथेनाइड कहते हैं। एक्टिनाइड क्या है, तो समूह 3 में एक्टिनियम के पश्चात 14 तत्व आवर्त सारणी के नीचे स्थित है, एक्टिनियम, ठीक है। तो एक्टिनियम आप लोग देखना 87 में, सॉरी हाँ 89 में, तो 89 के बाद 90 नहीं आएगा, 104 आएगा, ठीक है। तो 89 के बाद जो 14 तत्व है वो आवर्त सारणी में नीचे में दिया गया है। आवर्त सारणी जब देखेंगे तो समूह 3 में एक्टिनियम के पश्चात 14 तत्व आवर्त सारणी के नीचे स्थित है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एक साथ एक्टेनाइड कहते हैं, ठीक। हम लोग चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं में, क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए, पहला विशेषता देखते हैं इसकी। पहला विशेषता है कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, ये तो हम लोग जानते हैं। तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी वो परमाणु संख्या पर आधारित है, इसका एक विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि तत्वों को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से वहाँ तत्वों के परमाणु संख्या पर निर्भर करती है, ये भी क्लियर हो गई। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देता है। क्रमिक परिवर्तन लाइन से उसका क्रमिक परिवर्तन को बताया कि पहले वाले की संयोजकता 1, दूसरे की संयोजकता 2, तीसरे की संयोजकता 3, ऐसा बढ़ता जाता है ना।
हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोजन धन आयन, ऋण आयन तथा धन आयन दोनों बनाती है, अतः आवर्त सारणी में इसका कोई स्थान निश्चित नहीं है। अच्छा, इसका जो सीमा है वही उसकी विशेषताएं बन गई। ठीक है, चलिए आवर्त सारणी की ये विशेषताएं हैं। चलिए, तो आगे जो पॉइंट है वो पॉइंट नहीं है, तो इसके बीच में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न उत्तर है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन दूसरा कि दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी, ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, क्या आप विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का स्थान आवर्त सारणी में सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको भी आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना, ये क्योंकि मैं क्वेश्चन को नहीं बता पाऊंगा, है ना, मैं केवल टॉपिक को ही समझा पाऊंगा आपको। आधुनिक आवर्त सारणी में आर्गन एवं पोटेशियम का स्थान कैसे निर्धारित किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर है, आधुनिक आवर्त सारणी में आर्गन और पोटेशियम की स्थान उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधार पर निर्धारित किया गया है। जैसे कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है ना, इसका अष्टक पूर्ण अर्थात शून्य समूह का है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881। ठीक है, तो यहाँ अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होने पर, है ना, यहाँ समूह 1 या 17 में रखा जा सकता है, लेकिन धन आयन बनाने के कारण समूह 1 में रखा जाएगा। ठीक, ये हो गया। और क्वेश्चन बनता है कि 3 तत्व एक्स वाई जेड तथा परमाणु संख्या क्रमतः 6, 10 एवं 18 है, तो बताइए कि कौन से 2 तत्व समान वर्ग के हैं। तत्व वाई और जेड समान वर्ग के हैं, है ना, ये 6 और 18। ठीक है, 6 और ये 18 वाला है। सॉरी, 6 और नहीं जी, 10 और 18। क्यों? क्योंकि एक्स 6 है ना, वाई 10 है ना, और जेड 18 है। तो अच्छा, 10वां कौन है? फ्लोरीन, सॉरी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब आता है ना, जिनॉन है, रेडॉन है, ये 10वें नंबर के होता है। तो 10वें नंबर में ये 18 नंबर भी आता है। ठीक है, ये देखिए नियॉन का होता है, उसका परमाणु संख्या 10 होता है और आर्गन का 18 होता है, तो इसी वाला लाइन में आता है ना, तो ये वाई और जेड रहेगा। ठीक है, कौन से 2 तत्व समान आवर्त के हैं? देखिए यहाँ पर वर्ग बोला, वर्ग ऊपर के नीचे बोलते हैं और आवर्त से नीचे बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई, तो एक्स और वाई है, तो ये 6 किसका होता है? लगभग कार्बन का होता है। और ये 10, ठीक है, 10 किसका होता है? नियॉन का। एक ही लाइन में होता है ना, देखना आप आवर्त सारणी में। ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। चलिए, तो हम अब अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक में व्हाट इज, ठीक है, वैलेंसी, संयोजकता क्या है। सबसे सरल भाषा में मैं आपको क्वेश्चन बना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना, पुस्तक में भी इस तरह से ठीक से नहीं दिया जाएगा, है ना। चलिए, तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी तत्व के अंतिम कोष, अंतिम कोष को समझाना पड़ेगा आपको कि ये मान जाए हमारे पास कक्षक है, ठीक है, KLmN, ये कक्षा जी, कक्षा बोलेंगे, KLm ये कक्षा है, इसके अंतिम कोष है ना। तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी तत्व के अंतिम कोष या बाह्यतम कोष, सबसे बाह्यतम कोष है, कोष से त्यागे गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। चलिए, कई जने के माइंड में आ रहा है कि क्या त्यागता है, क्या देता है, क्या लेता है ना। चलिए, तो मैं बताता हूँ, सोडियम के बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, ये सोडियम ही बोल रहा होगा कि सर मेरे को कितने बार यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, और एक बात को और बताता हूँ मैं, क्लोरीन का, ठीक, 17, इसका होता है 11 परमाणु संख्या। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी तत्व के जो बाह्यतम कोष है, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो मैं बताता हूँ आपको सोडियम के बारे में, के कक्षक, एल कक्षक, एम कक्षक। के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एल कक्षक में 8, इसमें 18, इसमें 32 ऐसा होता है। ठीक है, तो 2 8 तक चलते हैं, 8 में भी होता है ना, तो 2 8, इसका इसमें 18 होता है लेकिन 8 में भी संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, तो 2 8, इसका ये हो गया परमाणु संख्या 11, तो इसको 2, उसका दूसरे कक्षक में 8 8 2 10 हो गया। अब बचे कितना? 1, तो के एल एम कक्षक में, केम कक्षक में, एम कक्षा में 1 रहेगा। ठीक है, तो 2 8 1, तो देखिए
इसके बाह्यतम कोष कौन सा है, ये एम कोष है, वो बाह्यतम कोष है। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, सोडियम दे सकता है। क्यों, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। ये अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है भाई, यदि 2 8 हो गया तो ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, 2 8 18 हो गया, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, 2 8 18 32 अक्रिय गैस विन्यास, 2 8 8 इसमें भी वो संतुष्ट हो जाता है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। ठीक है, क्यों, मतलब इसमें और कोई 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। बात समझ रही है। ये देखिए मान लीजिए इस सिचुएशन में 2 8 7 है हमारे पास, तो भाई इसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना है तो क्या कर सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, दे दो, छोड़ दो, तो क्या बचेगा अपने पास, 2 8 बचेगा। ये भी हो सकता है, या 2 8 7 है तो 7 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो कहीं से दूसरे तत्व से, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझिए आपको। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस विन्यास। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस विन्यास, है ना। तो देखिए सोडियम का ये क्लियर हो गया आपको, है ना, कि इसकी संयोजकता क्या होगी। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन वो देगा, मान लीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। अगर देगा तो प्लस आयन में, तो प्लस आयन वाले। ठीक है, समझ आएगी। अब देखिए 17 क्लोरीन के बारे में बताते हैं। तो 17 को क्या निकालेंगे, 2 8 8 2 10 10 7 17, ये हो गया। अब अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो ये 8 होगा ना। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो लेता है मतलब इसकी संयोजकता भी 1 होगी, लेकिन किस में होगी, माइनस में होगी। तो इनकी संयोजकता प्लस में होगी, इसमें संयोजकता माइनस में होगी। बात समझिए आपको। संयोजकता क्या है कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष, एक तत्व इस तत्व के जो सबसे लास्ट कोष है, इसकी लास्ट कोष देखो, ये इसको मैं मान लेता हूँ के कक्षा, के एल, ये एम, के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, जबकि होना चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, तो क्या बोला जाए, किसी तत्व के जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको 7 को अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी संयोजकता -1, क्योंकि इसको 1 की जरूरत है। अब इस सिचुएशन में 2 8 और 3 आ गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, माजा मैं बता रहा हूँ, है ना। 2 8 3 आ गया, इस सिचुएशन में क्या करोगे आप, अच्छा आता है एल्यूमिनियम का 13 होता है ना, तो एलिमेंट का परमाणु क्रमांक 13, तो 2 8 3 करेंगे। इस स्थिति में क्या करेंगे कि 2 है 8 है, अब इसको इस वाले कक्षक को 5 और चाहिए, तो 5 ले सकते हैं क्या, 5 लेने में दिक्कत होगी ना, इससे अच्छा है कि 3 को दे दो। तो इनकी संयोजकता प्राप्त करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी दूसरे को, तो इसका क्या बचता है, 2 और 8, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने लिया, 7 वाले ने लिया, 3 वाले ने दे दिया, दे दिया मतलब क्या हो गया, इनकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई, त्रिसंयोजी हो गया, वो क्लियर हो गई। तो संयोजकता का परिभाषा और ये डिटेल्स क्लियर हो गई, मुझे लगता है क्लियर होगी बात। चलिए, तो यही बीच एक क्वेश्चन आता है कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप संयोजकता की गणना कैसे कर सकते हैं। इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है सबके पास, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, कि संयोजकता किसी तत्व की महत्वपूर्ण गुण है वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, अगर समझाना है तो आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं ना। क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होगी, ये क्वेश्चन बनता है। फिर हम लोग कल चलेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में। यहाँ तक कंप्लीट करिए आप।